नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल एनसीसी हाईटेक में। तो इस चैनल पर हमने पहले जो कंपनी की शासन व्यवस्था थी उसको हमने समाप्त कर लिया था। तो आज का मेरा टॉपिक जो है वह सम्राट का शासन है, जिसे हम ताज का शासन भी कहते हैं। तो इसके बारे में हम अब पढ़ेंगे। तो चलिए देखिए, स्टार्ट करते हैं अपने क्लास को। तो सम्राट का शासन क्या है? सम्राट का शासन, जिसे हम क्या कह सकते हैं? ताज का शासन भी कह सकते हैं। ये जो है कब से कब तक था? तो यहाँ पर मिस प्रिंट हो गया है, यहाँ पर आपका 1858 होगा। ये 1858 से लेकर 1947 तक राज किए हैं। जो हमारा ब्रिटिश जो शासन था, जिसे सम्राट का शासन कहते हैं, वह 1858 से लेकर 1947 देश आज़ाद तक हमारे ऊपर शासन किया है। 1858 यानी जो 1857 में क्रांति हुआ, उस क्रांति के पूर्व हमारे ऊपर शासन किसका चलता था? कंपनी का चलता था। जैसे ही एक महान क्रांति 1857 में हुई, तब उसके बाद जो भारत पर शासन आया, वह शासन किसका आ गया? सम्राट का आ गया, जिसे हम ताज का शासन कहते हैं। तो इसके तहत देखते हैं कौन कौन सा अधिनियम बनाए गए हैं बारी बारी से। तो चलिए देर न करते हुए हम आगे चलते हैं। तो चलिए देखिए, आपका पहला है 1858 का भारत सरकार अधिनियम, या भारत शासित अधिनियम भी कहते हैं। तो देखिए, इस नियम के क्या क्या महत्वपूर्ण है और क्या क्या इंपॉर्टेंस है, इसमें अच्छे से लिखे हम और उसको अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। तो चलिए देखिए, इसमें भाई इसे भारत के शासन को अच्छा बनाने वाला अधिनियम कहा जाता है। जो 1858 का अधिनियम आया, इस अधिनियम को भारत के शासन जो व्यवस्था है उसको अच्छा बनाने वाला अधिनियम कहा जाता है, क्योंकि इसमें कंपनी को क्या कर दिया था? पूरी तरह से समाप्त कर दिया था और एक नए शासन व्यवस्था को चलाया गया था, जो ब्रिटेन की महारानी सीधे चला रही थी। और ब्रिटेन के महारानी अगर शासन चलाएगी तो वह सही ही चलाएगी, लेकिन यह बात दूसरा है कि वो हम लोगों पर चलाएगी, अपने लोगों पर नहीं, ये भारत के लोगों पर ही चलाएगी। तो देखिए इसे क्या क्या प्रावधान है, क्या क्या इसमें विशेषताएं हैं। तो चलिए बारी बारी देखते हैं। तो देखिए, पहला इसका है कि ईस्ट इंडिया कंपनी को क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया। जो ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में व्यापार कर रही थी, उसको पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया। यानी वो अब शासन व्यवस्था नहीं कर सकती है, कोई भी शासन हो वह अब नहीं कर सकती। यहाँ से पूरा शासन सीधे ब्रिटेन की महारानी के पास चला गया। तो अगला पॉइंट है, भारत का शासन सीधे महारानी विक्टोरिया के अधीन चला गया। इस समय की जो महारानी थी वह कौन थी? विक्टोरिया। वही क्या करती थी? भारत के पूरे शासन को चलाती थी। और उसके आगे देखते हैं, नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है आपका? आगे कहता है आपका कि गवर्नर जनरल जो थे वह पद भी क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया। पहले थे गवर्नर, जैसे ही मद्रास और बम्बई को बंगाल के अधीन मिलाया गया, तब क्या बनाया गया? गवर्नर जनरल। अब यहाँ पर गवर्नर जनरल जो बंगाल के थे वह भी समाप्त कर दिया गया, पूरे भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया। ये आपको पहले हम बता चुके हैं। तो ये जो अधिनियम आया, इस अधिनियम में जो भारत के गवर्नर जनरल बा, उसका भी पद समाप्त कर दिया गया। और उस पद के स्थान पर क्या आ गया? वायसराय। क्या आ गया आपका? वायसराय। यानी जो भारत के गवर्नर जनरल का पद था उसको बदल कर क्या कर दिया गया? वायसराय बना दिया गया। और इस प्रकार से प्रथम वायसराय जो थे लॉर्ड कैनिंग बने। जो भारत के प्रथम जो वायसराय बने वो कौन बने? लॉर्ड कैनिंग बने। और जो लॉर्ड कैनिंग थे ये क्या थे? तो ब्रिटिश ताज, यानी जो ब्रिटिश सरकार थी उसका प्रत्यक्ष प्रतिनिधि थे, मतलब डायरेक्ट रूप से उन्हीं के बात मानते थे। और इसके तहत क्या किया गया? तो इसके तहत BOC मतलब बोर्ड ऑफ कंट्रोल और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर दोनों का किया गया? समाप्त कर दिया गया। यानी जो द्वैध शासन प्रणाली शुरू किया गया था उसको पूरी तरह से क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया। अब चलिए देखिए आगे में क्या है आपका। और एक नए पद भी बनाए गए, एक नए पद भी क्या किए? बनाए गए, जो भारत के राज सचिव के नाम से जाने जाते हैं। और जो सचिव होता है, सॉरी दोस्तों, सचिव, जो सचिव है ब्रिटिश कैबिनेट के सदस्य था। जो ब्रिटिश कैबिनेट बैठता था उसके
सचिव होता था। कौन? भारत के राज्य सचिव। यानी वह जो भी अपने फैसला रखेगा वह सीधे ब्रिटिश संसद में ही रखेगा, और इसके सहायता करने के लिए अब अकेले तो काम करेगा नहीं। और जो भारत का राज सचिव रहता था वह भारत में नहीं रहता था बल्कि ब्रिटेन में रहता था। अब इसकी सहायता के लिए 15 सदस्यीय भारत परिषद का गठन किया गया कि इसके सहायता के लिए 15 मेंबर रहेंगे। तो आई होप इतना आप समझ गए होंगे। अब आगे चलते हैं, आगे आते हैं हम लोग 1861 का भारत शासित अधिनियम की ओर हम आते हैं। तो चलिए, 1861 का भारत शासित अधिनियम या भारत सरकार अधिनियम या भारत परिषद अधिनियम है। तो देखिए, जब 1857 की महान क्रांति हुई थी तो उस क्रांति से जो ब्रिटिश सरकार थी उसको पता लग गया था कि अगर हमें भारत में शासन करना है तो इंडियन को साथ रखना अनिवार्य है। अगर हम इंडियन को अपने साथ नहीं रखेंगे तो लंबे समय तक भारत पर शासन नहीं कर सकते हैं। तो देखिए, पॉइंट लिखा गया 1857 के महान क्रांति के बाद ब्रिटिश सरकार को लगा कि भारत में शासन चलाने के लिए भारतीयों का सहयोग लेना आवश्यक है। अतः उन्होंने क्या किया होगा, अपने जो सदस्य है जो बैठक करते हैं उस बैठक में क्या किया होगा, भारतीयों को भी शामिल किया होगा। तो चलिए आगे देखते हैं कि कैसे कैसे पॉइंट क्या क्या किया गया है। तो चलिए देखिए, इसके तहत कानून बनाने वाली जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया में भारतीयों को भी क्या किया गया, शामिल किया गया। यानी ये पहली बार ऐसा हुआ कि जो कानून बनाया जा रहा था वह केवल हम पर थोपा जा रहा था, कोई भारतीय का योगदान नहीं था। लेकिन पहले बार ऐसा हुआ कि अब कानून बनाने में भी भारतीय प्रतिनिधियों का भी शामिल किया गया। और 1862 में लॉर्ड कैनिंग ने कानून बनाने के लिए 3 भारतीयों को मदद किया कि आइए हमारे साथ आप भी मिलकर कानून बनाइए अपने भारत देश के लिए। तब यहाँ पर हमें अच्छा लगा, लेकिन यह उनकी एक रणनीति थी, चाल थी कि अगर हमें से कोई भी अगर नियम कानून गलती बन जाता है तो हम अपने पर क्लेम नहीं लेंगे, हम तो बता देंगे कि इस कानून बनाने में भारतीयों का भी योगदान रहा है, हमने भारतीयों को भी मनोनीत किया है। यानी एक तरह से वो अपने जान बचाने के लिए ये नियम लगाए थे। और 1800 आपका जैसे ही 62 में आया तो 3 वो कौन कौन हुए, तब बनारस के राजा और पटियाला के महाराज और सर दिनकर राव का हुआ मनोनीत किए गए कानून बनाने के लिए। अब आगे पॉइंट समझते हैं कि आगे पॉइंट क्या है। इसके तहत जो मद्रास और बम्बई प्रेसिडेंसी था जिसको बंगाल के अंतर्गत कर दिया गया था उसे वापस अपना क्षेत्र लौटा दिया गया और विधायी शक्ति भी पुनः उसे वापस लौटा दिया गया। यानी यह हम कह सकते हैं कि जो सत्ता एक ठाई हुआ था, एक स्थान पर केंद्रित किया गया था, उसे पुनः बांट दिया गया, अर्थात सत्ता का विकेंद्रीकरण किया गया। क्या किया गया? सत्ता का विकेंद्रीकरण किया गया। और इसने लॉर्ड कैनिंग, अब देखिए अगला पॉइंट क्या है तुम्हारा, कि इसे लॉर्ड कैनिंग द्वारा 1859 में एक पोर्टफोलियो व्यवस्था बनाया गया था, लेकिन मान्यता नहीं मिली थी। लेकिन इस अधिनियम के तहत जो लॉर्ड कैनिंग द्वारा 1859 में प्रारंभ किया गया था पोर्टफोलियो व्यवस्था, उसकी मान्यता दे दी गई। यानी यहाँ से हम कह सकते थे हैं कि विभागीय प्रणाली का हुआ शुरुआत किया गया, विभागीय प्रणाली का हुआ शुरुआत हुआ। यहाँ से हमारा विभागीय प्रणाली का होता है, शुरुआत होता है। और पहली बार यह बताया गया कि वायसराय को जब आपातकाल स्थिति आएगा तो वह अपना फैसला खुद ले सकता है। तो आप आई होप इतना आप समझ गए होंगे। आज का वीडियो इतना ही रहने देते हैं, ज़्यादा करेंगे तो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। ये वीडियो बनाने का पर्पस ये है कि आप जब भी आप कहीं जा रहे हैं, यात्रा कर रहे हैं, तो उसके दौरान इस वीडियो को देख लें, आपका यात्रा भी कट जाएगा और आप कुछ सीख भी लेंगे। धन्यवाद दोस्तों, अपने दोस्तों को भी इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।